प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है विनीत कुमार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर बात करेंगे आज। शाहबानो केस फिर से चर्चा में है और यह केस एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिसका प्रभाव पड़ा है भारत में समाज पर, राजनीति पर, कानूनी व्यवस्था पर और संवैधानिक व्यवस्था पर भी। तो यह केस चर्चा में क्यों है, कब का केस है, शाहबानो कौन थी, वर्तमान में चर्चा में ये क्यों है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं और राजीव गांधी का इस केस से क्या संबंध है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था शाहबानो मामले में और यह जजमेंट आया था आपका 1985 में। 1985 में उस समय सरकार थी राजीव गांधी की। तो समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मुद्दा था, कब केस फाइल किया गया था और क्या जजमेंट आया और गवर्नमेंट ने क्या किया। अब फिलहाल ये चर्चा में इसलिए है कि शाहबानो की कहानी को लेकर एक मूवी बनी है और वो हाल ही में रिलीज हुई है। तो उसके रिलीज होने के अवसर पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन फाइनली वो मूवी रिलीज हो गई और ये मुद्दा चर्चा में आ गया कि शाहबानो कौन है और शाहबानो का केस क्या था। तो शाहबानो पर आधारित ये मूवी है। शाहबानो की भूमिका इस मूवी में ये जो एक्ट्रेस आप देख रहे हो यामी गौतम, इन्होंने निभाई है और उनके पति की भूमिका जो है निभाई है ये जो एक्टर आप यहां पे देख रहे हो इमरान हाशमी ने। तो कुल मिला के ये मुद्दा क्या है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं जिसपे मूवी भी बनी। ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये महिला है जिसका नाम है शाहबानो बेगम। ठीक है, और ये केस जो है ये मुद्दा शुरू होता है 1978 से। ठीक है, 1978 से ये कहानी शुरू होती है और 1978 में इंदौर में एक मुस्लिम पति अपनी मुस्लिम महिला को तलाक दे देता है इस्लाम धर्म पर आधारित पर्सनल लॉ के आधार पर। यानी वो कह देता है तलाक, तलाक और तलाक, और कुल मिला के महिला को तलाक दे दिया जाता है। और महिला भी ऐसी जिसकी आयु उस समय थी 62 वर्ष, यानी 62 वर्ष की आयु में वो महिला थी, उसको तलाक दे दिया जाता है। 43 साल जो है हो चुके थे शादी को और दोनों पति पत्नी के कुल मिलाकर 5 बच्चे थे। तो 5 बच्चों की मां 43 साल जो शादीशुदा रह चुकी थी और 62 साल जिसकी उम्र थी उसको जो है तलाक दे दिया जाता है। और जैसा कि पर्सनल लॉ के माध्यम से होता है, प्रावधान है, तो एक पीरियड होता है जिसको कहते हैं इद्दत का पीरियड। इद्दत, तो इद्दत का पीरियड वो होता है जिसमें कोई मुस्लिम तलाकशुदा महिला दोबारा शादी नहीं करती। यानी इद्दत का पीरियड गुजारने के बाद ही वो दोबारा शादी कर सकती है। ये जो इद्दत का पीरियड होता है ये होता है लगभग 3 महीने का। तो इस 3 महीने के पीरियड में गुजारा भत्ता जो है, मेंटेनेंस जो है वो देना होता है उस व्यक्ति को जिसने उस महिला को तलाक दिया हो। यानी कि उसके पूर्व पति द्वारा उसको गुजारा भत्ता दिया जाना होता है। ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्रावधान है। तो कुल मिला के शाहबानो बेगम के पति ने कुछ समय तक इनको गुजारा भत्ता दिया और उसके बाद जो है इन्होंने गुजारा भत्ता इनको मिलना बंद हो गया। अब इनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई, इनके पास कोई तरीका नहीं था अपना गुजारा चलाने का ऐसी उम्र में। ठीक है, इंदौर की ये बात है। तो इन्होंने जो स्थानीय अदालत थी उसमें मुकदमा दर्ज किया अपने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए और इनकी जो मांग थी वो थी 200 रुपए महीना, यानी 200 रुपए महीना इनको गुजारा भत्ता मिल जाए। अब 200 रुपए महीना एक ठीक ठाक रकम होती होगी क्योंकि ये बात है 1978 की, यानी आपातकाल के ठीक बाद की। तो इन्होंने जो है कर दिया अपने पति पर मुकदमा कि इनको दिया जाए गुजारा भत्ता और इन्होंने कानून का और कानून के जिस प्रावधान के आधार पर गुजारा भत्ता मांगा वो ये है, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और इसका सेक्शन 125, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत इन्होंने गुजारा भत्ता मांगा। और ये आप देख सकते हो ये एक सेक्युलर लॉ है, यानी कि ये धर्मनिरपेक्ष कानून है। ये सभी धर्मों की महिलाओं पर या अन्य आश्रितों पर लागू होता है। और यह प्रावधान ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर कुछ दूसरे लोग निर्भर हैं, है ना, तो वे अगर निराश्रित हो जाते हैं तो वो व्यक्ति उनको गुजारा भत्ता देगा। तो इस प्रावधान के अंतर्गत जो है इन्होंने गुजारा भत्ता मांगा। अब ये मुकदमा चला कोर्ट में और न्यायालय ने कहा कि ठीक है गुजारा भत्ता देना चाहिए, गुजारा भत्ता देना चाहिए इनके पति को।
ठीक है। अब इनके पति जो है गुजारा भत्ता देना नहीं चाहते थे, जो भी कारण हो उसका। उन्होंने जो है हायर कोर्ट में अपील की, फिर और हायर कोर्ट में ये मामला गया, तो फाइनली ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इस पर जो है विचार किया, 5 जजों की पीठ ने इस पर विचार किया अंतिम रूप से, और इस पर अपना जजमेंट दिया। और वो जजमेंट आता है 1985 में, ठीक है। तो इस मामले में जजमेंट जो है वो आता है 1985 में। और 1985 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने जो निर्णय दिया, वो निर्णय ये था कि गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, ठीक है। मुस्लिम महिला को भी अधिकार है कि वो जो कानून और जो धारा मैंने अभी अभी आपको बताई उसके आधार पर वो गुजारा भत्ता मांगे, ठीक है। तो ये जजमेंट आया। तो अब जो है इसके बाद शाहबानो तो केस जीत गई, उनके पति जो है वो केस हार गए, उनकी अपील को जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस मुद्दे पर राजनीति होने लगी। जो इस्लामिक कट्टरपंथी थे, मुस्लिम कट्टरपंथी लोग और संगठन थे, उन्होंने कहा कि ये तो न्यायालय हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। भाई इस्लामिक पर्सनल लॉ के हिसाब से जो है ये चीजें चलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और इस्लामिक पर्सनल लॉ यही कहता है कि सिर्फ इद्दत के पीरियड के दौरान ही गुजारा भत्ता देगा मुस्लिम व्यक्ति जिसने मुस्लिम महिला को तलाक दे दिया है। तो कुल मिला के उन्होंने बात करी इनके पति के फेवर में, और कुल मिला के उस समय की जो सरकार थी उस पर राजनीतिक दबाव बना दिया। और सरकार भी आप समझिए, यहां पे समझना पड़ेगा, राजीव गांधी की सरकार थी और भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ बनने वाली सरकार थी। यानी कि हम बात कर रहे हैं 1985 की, और आप समझिए 1984 में इलेक्शन हुए थे और 1984 में 404 सीटें प्राप्त करी थी कांग्रेस पार्टी ने। और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एकमात्र चुनाव था जिसमें किसी एक राजनीतिक दल ने 400 से ज्यादा सीटें प्राप्त करी थी। तो इतने ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति और इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने वाला राजनीतिक दल मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आ जाता है और एक कानून लेकर आता है। सरकार एक कानून लेकर आती है, ठीक है। अब वो कानून कौन सा है? वो कानून था ये, ठीक है, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। तो यानी अगले ही साल 1986 में ये कानून लेकर आती है राजीव गांधी सरकार। और इस कानून के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था 1985 में, उसको नलीफाई यानी उसको निष्प्रभावी बनाने का प्रयास करती है। इस अधिनियम में प्रावधान किया जाता है कि मुस्लिम महिला को उसका पूर्व पति जिसने उसको डाइवोर्स दिया है वो सिर्फ इद्दत पीरियड के दौरान ही गुजारा भत्ता देगा। यह बात लिखी गई कि उचित मात्रा में गुजारा भत्ता देगा, लेकिन सिर्फ इद्दत पीरियड के दौरान ही। तो कुल मिला के पुरानी स्थिति जो है बहाल कर दी गई और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का प्रावधान था उसे ही कोडिफाई एक तरह से यहां पे कर दिया गया। अब यहां पे जो है फिर से राजनीति को प्रोत्साहन मिला। जो हिंदू संगठन थे, हिंदू कट्टरपंथी राजनीतिक दल थे या फिर और भी कुछ जाने माने लोग थे, उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील, एक प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया और उसको सरकार ने पलट दिया। इस्लामिक कट्टरपंथियों, मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर एक ऐसी सरकार जिसको कोई खतरा ही नहीं है, जो अस्तित्व में रहने वाली है, कोई उसको शंका नहीं होनी चाहिए, तो वो सरकार जो है मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आ गई। तो इसको कहा गया कि ये तो तुष्टीकरण की राजनीति है और कुल मिला के अब सरकार पे दबाव बनाया गया कि वो उसने जो किया है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये स्थिति बनी। तो कुल मिला के यहां पे आप देखिए ये पूरा एपिसोड हुआ और इस पूरे मामले में शाहबानो भी चर्चा में आई, शाहबानो का केस भी चर्चा में आया और इसके बाद राजनीति को लंबे समय तक इसने प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? जब सरकार ने यह कदम उठाया जिसमें कहा गया कि सरकार तो मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट रही है, उसको निष्प्रभावी बना रही है, तो सरकार ने फिर से खुद पर दबाव महसूस किया और सरकार ने अब हिंदू कट्टरपंथियों को संतुष्ट करने के लिए या तुष्ट करने के लिए एक कदम उठाया। और वो कदम जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ आगे आने वाली राजनीति के लिए। वो कदम क्या था?
राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए। ठीक है भाई, बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा था, वहां पे ताले वगैरह लगे हुए थे, ठीक है, तो वे ताले खुलवा दिए। तो इससे क्या है कि कोशिश करी राजीव गांधी सरकार ने कि अब कहीं ना कहीं वो संतुलन बनाए, और मुस्लिम कट्टरपंथियों को तो सेटिस्फाई करने का प्रयास कर चुकी है, अब हिंदू कट्टरपंथियों को भी संतुष्ट करे। तो इस प्रोसेस में जो है यहां पे ताले खुलवा दिए गए, उससे इस तरह की राजनीति को और ज्यादा बल मिला, और आगे चलकर ये चीजें आगे बढ़ते बढ़ते 1992 में हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस ही हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के चीजें किस तरह से जुड़ी हुई हैं आप समझ सकते हैं, और इसीलिए यह कहा जाता है कि शाहबानो केस जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है बाबरी मस्जिद के विध्वंस से, और जो राजनीति आगे हुई, आगे बढ़ी उससे। तो कुल मिला के चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है आप समझ सकते हो, शाहबानो केस। तो ये केस जो है फिर से चर्चा में रहा हाल फिलहाल में, और इसको लेकर काफी बड़े बड़े आर्टिकल पब्लिश हुए। जैसे आप यहां देख सकते हैं, मूवी ऑन द वे, यानी मूवी आ रही है, और ऐसे में रिविजिट कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो वर्डिक्ट। तो यह आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें कहा गया है कि कौन कौन से संवैधानिक मुद्दे यहां पर थे। भाई एक तरफ तो एक महिला का राइट था, उसका अधिकार था, है ना, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। दूसरी तरफ यह कहा गया कि मुस्लिमों का धार्मिक अधिकार है कि वो अपने मामलों को प्रबंधित करें। ठीक है, तो इसके अलावा एक तरफ था सेक्युलर लॉ यानी धर्मनिरपेक्ष कानून, जिसकी हमने बात यहां पर करी। तो ये जो है ये धर्मनिरपेक्ष कानून था। दूसरी तरफ था मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी धर्म पर आधारित पर्सनल लॉ। तो इस तरह के मुद्दे जो थे यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, और इसने काफी प्रभाव डाला भारत की राजनीति पर, और भारत के भविष्य पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरह के रोचक टॉपिकों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।